इस वीडियो में हम 2024 में पेश हुए बजट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका ओवरव्यू। बजट ओवरव्यू। बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें सरकार अपनी इनकम के सोर्सेज और खर्चों का फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है। ये एक साल की ड्यूरेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो बजट सरकार के लिए एक स्पेंडिंग प्लान की तरह है जिसमें बताया जाता है कि सरकार अगले साल कितना पैसा कमाने की उम्मीद करती है और उस पैसे को कैसे खर्च करेगी। इंडियन इकोनॉमी में इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बजट में लिए गए डिसीजन देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा खर्च करती है तो यह फ्यूचर में देश की वर्क फोर्स की क्वालिटी में सुधार कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। बजट में गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी इरेडिकेशन, किसानों के लिए कल्याण, वुमेन एम्पावरमेंट आदि जैसे सोशल इवेंट्स के लिए अलॉटमेंट किया जाता है। बजट में किए गए सुधारों और पॉलिसीज का प्रभाव विदेशी निवेश पर पड़ता है। एक अच्छा बजट ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकता है, जो देश के डेवलपमेंट में मददगार होता है। इन शॉर्ट, बजट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन डिसाइड करता है। ये सरकार की प्रायोरिटीज को दर्शाता है और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। 23 जुलाई को पेश किया गया बजट जून में दोबारा सत्ता में आने के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बजट था। बजट का पहला प्राइम फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाना है। इसमें किसानों की इनकम बढ़ाने और एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाई हैं। इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनकी लागत कम होगी। साथ ही साथ सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और सॉइल हेल्थ पर ध्यान देने की बात कही है। सरकार ने एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। इससे किसानों को बेहतर फैसिलिटीज और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरकार ने अगले 5 सालों में 32 फसलों की 109 नई उच्च उत्पादकता यानी हाई प्रोडक्टिविटी वाली, जो क्लाइमेट चेंज की मार सह सके, ऐसी फसल विकसित करने की योजना बनाई है। इससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार प्रमाणन और ब्रांडिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार दलहन और तिलहन, जो कि एमपी और राजस्थान की फसल है, उसके उपयोग करने के मिशन पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश करेगी। ये सेंटर्स किसानों को जैविक खाद और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराएंगे। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, जिसके लिए 400 जिलों में डिजिटल सर्वे किया जाएगा और टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी ये कहा है कि बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लोगों के स्किल्स को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यंगस्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पैदा करना और करंट वर्कफोर्स की स्किल्स को अपडेट करना इस सेक्टर के की ऑब्जेक्टिव्स हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और छोटे बिजनेसेस को मदद देने की योजना बनाई है, जिससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। साथ ही साथ सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की बात कही है, ताकि यंगस्टर्स को जॉब के लिए तैयार किया जा सके। अप्रॉक्स 1 करोड़ यंगस्टर्स को इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में 1 साल की इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 5,000 सैलरी और 6,000 इंसेंटिव दिया जाएगा। लगभग 12,000 रुपए आपको मिलेंगे इंटर्नशिप के लिए। ये कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है। इसमें 4 लाख स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। धीरे धीरे और स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाएगा और टोटल 1 करोड़ यंगस्टर्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा और इस योजना में 2 लाख करोड़ खर्चा आएगा।
इतना ही इसका अनुमान लगाया जा रहा है। एजुकेशन के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। ये पिछले बजट की तुलना में 32% ज्यादा है। अगर कोई यंगस्टर ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन ग्रहण करना चाहता है तो उसे 10 लाख तक का लोन आसानी से मिलेगा। ये उनको मिलेगा जो किसी सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो ये लोन होगा उसका इंटरेस्ट 8% पर ईयर रहेगा, जिसमें से 3% इंटरेस्ट सरकार खुद पे ऑफ करेगी। मींस आपको सिर्फ 5% ही इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा 5 सालों में आईटीआई को हब एंड स्पोक में अपग्रेड किया जाएगा। हब एंड स्पोक क्या है? हब एंड स्पोक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई छोटी लाइनें एक मेन सेंटर से जुड़ी होती हैं। ये एक नेटवर्क जैसा होता है जहां सेंटर पॉइंट हब सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सभी दूसरे पॉइंट स्पोक उससे जुड़े होते हैं। अब बात करेंगे, सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल मिशन के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का दावा किया है। एक इंडस्ट्रियल एरिया में अप्रॉक्स 10 से 25,000 लोग काम करते हैं और अगर ऐसे 12 इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे तो लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। 100 सिटीज में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे और साथ ही साथ सरकार ने मुद्रा लोन 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया है। साथ ही साथ सरकार ने महिलाओं और लड़कियों दोनों के लिए उन योजनाओं में जो उन्हें बेनिफिट देती हैं उसमें 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। वर्किंग विमेंस के लिए हॉस्टल्स और शिशु गृह स्टैब्लिश किए जाएंगे। बजट का तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर के एरिया में सुधार करना है। इसका एम सभी कैटेगरी के लोगों तक सेम अपॉर्चुनिटी पहुंचाना है। सरकार ने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की योजना बनाई है। साथ ही हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए नए हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। गरीबों और डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए सोशल सिक्योरिटी प्लान्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करेंगे बजट के की थीम्स के बारे में, जो कि दूसरा पॉइंट है। की थीम्स, पहला है फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। बजट 2024 का एक की ऑब्जेक्टिव देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है। इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी और इकोनॉमी मजबूत होगी। इन एरिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स रिलीफ, सब्सिडी और अदर इंसेंटिव दिए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए कई प्लान्स बनाए हैं। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना और डोमेस्टिक बिजनेसेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना शामिल है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस एरिया में आईटी और बीपीओ सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए बजट में अर्बन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। इसका एम शहरों को रहने योग्य और कंटिन्यूअस बनाने के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत शहरों में मॉडर्न फैसिलिटीज और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को खत्म करने और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दिया गया है। 2024 के बजट में एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी ऊर्जा सुरक्षा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना बजट की इंपॉर्टेंट थीम है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति मिलेगी और देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी। सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को बढ़ाने और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में सड़कों, रेलवे, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का फैसला किया है। इसके लिए अभी तक 14 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 100 बड़े शहरों में पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ सीवेज ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है बजट की चौथी की थीम है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देश की प्रगति के लिए इनोवेशन और रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट में इस एरिया को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है।
सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई प्लान्स शुरू किए हैं। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोत्साहित किया गया है। फिफ्थ की थीम है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म फॉर अ फ्यूचर प्रूफ इकोनॉमी, यानी फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट जनरेशन में सुधार। बजट का लक्ष्य देश को फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसकी टेक्निक्स और इकोनॉमी पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा एआई, ब्लॉकचेन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है फिस्कल प्रोजेक्शंस। बजट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को जानना जरूरी है। ये इंडिकेटर्स सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन की एक झलक पेश करती है। इंडिकेटर्स में सबसे पहला आता है रेवेन्यू रेसिपेंट्स, यानी कि राजस्व प्राप्ति। रेवेन्यू रेसिपेंट्स वो होती हैं जिसमें सरकार को टैक्स शुल्क यानी कि चार्जेस, प्रॉफिट वगैरह वगैरह से मिलने वाली इनकम है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स आदि। इसका दूसरा इंडिकेटर है कैपिटल रेसिपेंट्स, पूंजीगत प्राप्ति। कैपिटल रेसिपेंट्स वो होती है जिसमें सरकार को लोन लेने, प्रॉपर्टी सेल करने या पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बिक्री से मिलने वाली आमदनी मिलती है। वो सरकारी बॉन्ड्स जारी करना हो सकता है, सरकारी संपत्ति की नीलामी हो सकती है, सार्वजनिक उपक्रमों की डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरा इंडिकेटर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार का डेली के खर्चों पर किया गया एक्सपेंस होता है। इसमें आते हैं एम्प्लॉयज की सैलरी, रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन, सब्सिडी, इंटरेस्ट भुगतान। फोर्थ इंडिकेटर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। इसमें सरकार द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने, डेवलपमेंट करने या फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करने पर किया गया एक्सपेंस आता है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। फिफ्थ की इंडिकेटर है राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे, इसमें सरकार के टोटल एक्सपेंस मतलब उसने कितना पैसा खर्च किया और टोटल रेसिपेंट्स के बीच का अंतर देखा जाता है। अगर सरकार का खर्च किया हुआ पैसा 5 लाख करोड़ रुपए है और प्राप्ति 4 लाख करोड़ रुपए है तो घाटा 1 लाख करोड़ रुपए होगा। छठवां इंडिकेटर फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी के परसेंट में राजकोषीय घाटा। इसमें राजकोषीय घाटे को देश की कुल आय जो कि जीडीपी होती है उसके प्रतिशत यानी परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर जीडीपी 20 लाख करोड़ रुपए है और घाटा 1 लाख करोड़ रुपए है तो घाटा जीडीपी का 5% होगा। मान लो इंडिया का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है, सरकार चाहती है कि उसका घाटा जीडीपी का 4.9% से ज्यादा ना हो, तो सरकार का घाटा ज्यादा हो सकता है। 4.9 अपॉन 100 इंटू 200 लाख करोड़ रुपीज इजिकल टू, इसको सॉल्व करके आएगा 9.8 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि सरकार का खर्च उसकी इनकम से 9.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक जरूरी गोल है क्योंकि ज्यादा घाटे का मतलब होता है कि सरकार ज्यादा उधार ले रही है जो इकोनॉमी पर दबाव डाल सकता है। नेक्स्ट आता है सेवंथ इंडिकेटर जो कि है पब्लिक डेट यानी कि लोक ऋण। इसमें सरकार द्वारा उधार लिए गए टोटल पैसों का योग होता है, जैसे कि सरकारी बॉन्ड, विदेशी लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो बजट को समझने में मदद करते हैं। इनके बेसिस पर ही सरकार अपनी आर्थिक नीतियां बनाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टोटल रेसिपेंट्स एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका मतलब ये है कि सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा मिलने की उम्मीद है। ये पैसा सरकार को डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। मान लीजिए सरकार को टैक्सेस से 25 लाख करोड़ रुपए, शुल्क और फीस से 3 लाख करोड़ रुपए, सरकारी प्रॉपर्टी बेचने से 2 लाख करोड़ रुपए, लोन लेने से 5 लाख करोड़ रुपए और अदर सोर्सेज से 1 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो टोटल रेसिपेंट्स होंगी 25 + 3 + 2 + 5 + 1 इजिकल टू 36 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियल आंकड़े और रियल फैक्शन फिगर्स बजट में पेश किए गए होते हैं।
याद रखें, टोटल रेसिपिएंट्स दो पार्ट्स में बटी होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। रेवेन्यू जनरेशन ये सरकार को टैक्स, शुल्क, प्रॉफिट से मिलने वाली आमदनी होती है। कैपिटल गेन ये सरकार को लोन लेने, सरकारी प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाली आमदनी होती है। अब बात करेंगे 2024 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसका मतलब यह है कि सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा खर्च करने की योजना बना रही है। ये पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में खर्च किया जाता है। मान लीजिए सरकार ने योजना बनाई है कि वो शिक्षा पर 5 लाख करोड़ रुपए, डिफेंस पर 4 लाख करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर पर 3 लाख करोड़ रुपए, हेल्थ पर 2 लाख करोड़ रुपए और अदर सेक्टर्स में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो टोटल एक्सपेंस होगा 5 + 4 + 3 + 2 + 3 = 17 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वास्तविक आंकड़े, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसके भी बजट में दिए गए होते हैं। याद रखें, टोटल एक्सपेंस दो मेन पार्ट्स में बटा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेट टैक्स रेसिपिएंट्स यानी कि शुद्ध कर प्राप्तियां। नेट टैक्स रेसिपिएंट्स का मतलब है कि सरकार को टैक्सेस से मिलने वाली टोटल अमाउंट में से टैक्स रिफंड आदि घटाने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे नेट टैक्स रेसिपिएंट्स कहा जाता है। मान लीजिए सरकार को अलग अलग टैक्सेस से कुल 30 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन सरकार ने टैक्स पेयर्स को 2 लाख करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। तो इस सिचुएशन में नेट टैक्स रेसिपिएंट्स 28 लाख करोड़ रुपए होंगे। ये तो वो अमाउंट है जो सरकार वास्तव में टैक्सेस से कमाती है और खर्च कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, डायरेक्ट टैक्स प्रस्ताव। बजट में आम लोगों को राहत देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से सबसे जरूरी बदलाव इनकम टैक्स से जुड़े हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव सरकार ने नए टैक्स रेजिम के तहत किया है। इसका मतलब है कि अब आपकी कमाई के हिसाब से आपको कम टैक्स देना होगा। पहले अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में थी तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इस रेंज में कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, मानक कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि आप अपनी कुल कमाई से एक निश्चित राशि कम कर सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इस अमाउंट को बढ़ा दिया है। बजट 2024 में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी टोटल इनकम से 75,000 रुपए कम कर सकते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक तरह की टैक्स छूट है। ये उन खर्चों के लिए दी जाती है जो हर व्यक्ति करता है, जैसे कि रेंट, ट्रैवल आदि। सरकार मानती है कि इन खर्चों के लिए अलग से टैक्स लगाना ठीक नहीं है, इसीलिए इन खर्चों को टोटल इनकम से घटाने की अनुमति दे दी है। इसका फायदा ये होगा कि आपका टैक्स कम लगेगा, आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे जिन्हें आप खर्च कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी सैलरीड एम्प्लॉयज जो टैक्स भरते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने की प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की है। अब आपको कम फॉर्म भरने पड़ेंगे और ऑनलाइन प्रोसेस भी सुचारू हो गई है। इन बदलावों से उम्मीद है कि आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, जिससे खर्च बढ़ेगा और इकोनॉमी को स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्रस्ताव। जीएसटी और सीमा शुल्क में बदलाव। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स जो सीधे किसी इनकम पर नहीं लगता बल्कि गुड्स और सर्विसेज की कीमत में शामिल होता है। इस तरह का टैक्स कंज्यूमर द्वारा ही पे ऑफ किया जाता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सीमा शुल्क दो प्राइम इनडायरेक्ट टैक्स हैं। जीएसटी में बदलाव। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है जो प्रोडक्शन, सेल्स और कंज्यूम के सभी फेसेस में लगाया जाता है। बजट में जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव दिए जा सकते हैं। सरकार कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की जीएसटी रेट में बढ़ोतरी या कमी कर सकती है। जैसे जरूरी सामान की जीएसटी रेट कम करने से कंज्यूमर को राहत मिल सकती है। सरकार कुछ नई वस्तुओं या सेवाओं को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। इससे सरकार की आय बढ़ सकती है। सरकार जीएसटी के प्रशासन को और ज्यादा स्किल्ड बनाने के लिए कदम उठा सकती है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है। बजट में सीमा शुल्क रेट्स में भी बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार कुछ वस्तुओं के
इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया घटा सकती है। इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन मिल सकता है या कंज्यूमर्स को सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं। सरकार कुछ वस्तुओं के एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। इसमें एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन मिल सकता है या सरकार की आय बढ़ सकती है। मान लीजिए सरकार ने मोबाइल फोन के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। इससे डोमेस्टिक मोबाइल फोन प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट होगा, लेकिन कंज्यूमर्स को मोबाइल फोन महंगे मिलेंगे। इनके अलावा सरकार जीएसटी कंपनसेशन, सेस, इनपुट टैक्स, क्रेडिट से रिलेटेड नियमों में भी बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट है बजट की प्रमुख योजनाएं, मेजर प्लान्स फॉर द बजट। पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना को शुरू किया गया है, यानी कि ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई। इस योजना में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उसमें उनके लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई द्वारा विवाद से विश्वास नामक योजना पर भी जोर दिया गया है। ये योजना तो वैसे पिछले ही साल आ गई थी, जिसमें कंज्यूमर्स का भरोसा, उनके विवाद को आराम से उनका भरोसा जीतकर सुलझाया जाएगा। उसके बाद आर्थिक नीति फ्रेमवर्क योजना बनाने की घोषणा की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 14 बड़े शहर में आवागमन उन्मुखी विकास योजना चलाई जाएगी। योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य परिवहन और आवागमन को सुधार कर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना होता है। ये योजनाएं ट्रांसपोर्टेशन के लिए विभिन्न साधनों जैसे सड़क, रेल, वाटरवेज और एयरवेज के सुधार के लिए होती हैं। नेक्स्ट और 7 पॉइंट है पर्यटन योजनाएं। भारत सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। बिहार के राजगीर, नालंदा और बोध गया जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े जरूरी प्लेसेस को रीडेवलप किया जाएगा। इन जगहों को टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर रीडेवलप किया जाएगा। इनके डेवलपमेंट से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव किया जाएगा और इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा स्टेट के टूरिस्ट प्लेसेस को भी डेवलप किया जाएगा। राजगीर के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है। इन सभी इनिशिएटिव्स का गोल भारत को एक प्राइम टूरिस्ट प्लेस बनाना है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। नेक्स्ट और 8th पॉइंट है प्रमोशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्पेस अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ाया जाएगा। मींस इसरो, डीआरडीओ इनमें पहले के मुकाबले 5x इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी, जैसे कि नेशनल स्पेस सेंटर। इसरो का टारगेट ये है कि उनको 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करना है। इसरो मिशन शुक्रयान शुरू करेगा और इनका टारगेट मिशन गंगायान को भी आगे बढ़ाना है। हम चंद्रयान में और आगे बढ़ेंगे, तो इसी तरह के मिशंस को बढ़ावा दिया गया है और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस फील्ड में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट और 9 पॉइंट है इंटरेस्ट फ्री लोन। सरकार ने कई राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि स्टेट्स को ये पैसा बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। इस पैसे का उपयोग राज्य अपनी विकास परियोजनाओं के लिए कर सकेंगे, जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल और हॉस्पिटल बनाना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना इत्यादि। इससे राज्यों को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सरकार ईस्टर्न रीजन में भारत पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा नई ब्रांचेस खोलेगी। इससे ईस्टर्न रीजन के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्हें बैंक में अकाउंट खोलने, पैसा जमा करने और निकालने के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना होगा। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा उठाने में आसानी होगी। नेक्स्ट और 10th पॉइंट है व्हाट हैज बिकम एक्सपेंसिव एंड व्हाट हैज बिकम चीप। क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सोना, चांदी एंड प्लैटिनम, इनसे कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, इस वजह से ये सस्ते हो गए हैं। मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल चार्जर, मोबाइल का रिचार्ज महंगा और चार्जर सस्ता हो गया है। इसके अलावा ईवी कार्स सस्ती हुई हैं, क्योंकि इंडिया 2070 तक कार्बन मुक्त भारत बनाना चाहता है, इसीलिए ईवी कार्स भी सस्ती हो गई हैं। देन आता है कॉपर का सामान। कैंसर की 3 दवाएं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, वे भी सस्ती हो गई हैं।
बिजली की तार, एक्सरे मशीन, 25 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सोलर सेट्स, लेदर के सामान, सी फूड्स भी सस्ते हुए हैं। अब बात करेंगे सामान जो महंगा हुआ है उसके बारे में। टेलीकॉम के सामान, पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट के चलते प्लास्टिक प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। एयर ट्रैवल, सिगरेट्स, पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी पॉलिथीन, क्लोराइड, ये सारी चीजें महंगी हुई हैं। अब बात करेंगे 11th पॉइंट की, जो कि है न्यू टैक्स रेजिम। जो बंदा सालाना 3 लाख रुपए कमाएगा उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। सालाना 3 से 7 लाख की कमाई करने वालों को अपनी सैलरी का 5% टैक्स के रूप में देना होगा, जो कि पहले भी इतना ही था। देन आता है 7 से 10 लाख वालों का स्लैब। इनको अपनी सैलरी का 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। ये भी पहले इतना ही था। 10 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 वालों को 20% और 15 लाख से ज्यादा की इनकम वालों को सालाना 30% टैक्स देना होगा अपनी सैलरी से। इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे बजट के कुछ कोर पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।